आज से करीब 60 साल पहले यानी साल 1965 साउथ पैसिफिक ओशियन में मौजूद टोंगा देश के एक कैथोलिक स्कूल के 6 बच्चे अपने स्कूल के टीचर से परेशान होकर एक दिन ये फैसला करते हैं कि वे स्कूल छोड़कर भाग जाएंगे। उनका प्लान होता है कि वे एक बोट लेंगे और टोंगा से फिजी जाकर अपनी मस्त खुशहाल जिंदगी जिएंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए वे एक बोट लेकर अपने सफर पे निकल जाते हैं। बट समंदर में अभी बस कुछ ही दूर गए होते हैं कि हवा का एक तेज झोंका आता है और इनके बोट को एक सुनसान आइलैंड के पास धकेल आता है, एक ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे ना कोई रहता था और ना कोई जाता था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इनको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इनको उस आइलैंड पे 15 महीने बिताने पड़ जाएंगे, एक ऐसे सुनसान आइलैंड पे जहाँ पे उनके अलावा और कोई नहीं था। उनके लिए ये सर्वाइवल इतना आसान नहीं था क्योंकि वे सारे जस्ट 13 से 16 साल के छोटे छोटे बच्चे थे। तो आखिर कैसे ये सारे बच्चे उस सुनसान आइलैंड पे 15 महीने सर्वाइव कर गए, आइए जानते हैं इनकी एक्सट्रीम सर्वाइवल स्टोरी को इस वीडियो में। कहानी को शुरू से शुरू करें तो उन 6 बच्चों का नाम था सिवोनी फाटुआ, फटाई लाटुई जिसको स्टीफन भी कहते थे, डेविटा फिफिटा सिगोलोआ, कोलो फेकिटोआ, मानो फोटुआ और ल्यूक बाइकोसो। और इनका जो स्कूल था वो पैसिफिक ओशन में मौजूद टोंगा देश के कैपिटल नाकू एलोफा में था। ये लोग बोर्डिंग स्कूल में रह रहे थे और बोर्डिंग स्कूल का जो रूल होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। समय पे उठना, बैठना, पढ़ना, खाना, सोना जो इनको पसंद नहीं था। और ऊपर से जो इनकी टीचर थी जो कि एक नन थी, इनको मारती रहती थी, जिससे ये बच्चे और ज्यादा फेडअप हो गए थे। इसलिए ये 6 के 6 बच्चे एक दिन प्लान करते हैं स्कूल से भागकर एक दूसरे देश फिजी जाने के लिए, जो कि टोंगा से करीब 500 माइल्स दूर था। इसके लिए वे सारे स्कूल के लंच टाइम पे बंक मारकर बीच पे जाते हैं और वहां से एक फिशरमैन जिसका नाम टेनिएला यूहुला था, उसका बोट चुराकर फिजी जाने के लिए निकल जाते। अपने साथ में वे 2 केला की बोरी लिए थे, कुछ नारियल्स लिए थे और एक लाइटर लिए थे। बट समंदर में ट्रैवल करने के लिए जो चीज चाहिए होती है वही नहीं लिए थे, और वो है कॉम्पास और मैप। खैर वे सारे बच्चे काफी उत्साह में थे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे दिन ढलता जाता है और शाम हो जाती है, इसलिए वे लोग बोट का एंकर गिराकर वहीं पे रोक दिए और सो गए। बट अगले दिन जब उनकी नींद खुलती है तो उनके चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर छाया था। बादल गरज रहे थे, हवा बह रही थी, समंदर की लहरें इतनी ज्यादा थी कि बोट को इधर से उधर धकेलती जा रही थी। जिसके बाद ये लोग बोट को तुरंत सेल करना चाहे, बट स्टॉर्म इतनी ज्यादा थी कि बोट का रडर ही टूट गया। अब रडर बेसिकली हर बोट या शिप के आगे लगे इस नुकीले वाले पार्ट को कहते हैं जो उनको सेल करने में हेल्प करता है। बट चूंकि अब उनके बोट का ये रडर टूट चुका था तो अब वे उसे सेल भी नहीं कर सकते थे, इसलिए बोट वैसे ही तूफान के साथ 8 दिन तक इधर उधर भटकता रहा। और इन 8 दिनों में लहरों ने इनका सब कुछ खत्म कर दिया था और इनका खाना भी खत्म हो चुका था। इसलिए वे लोग खुद को जिंदा रखने के लिए मछलियां पकड़कर खाया करते थे और नारियल के शेल में बारिश का पानी इकट्ठा करके पिया करते थे। एंड ये पानी इतना कम होता था कि ये एक दिन में बस एक कुल्ला सुबह में और एक कुल्ला शाम में पीते थे। और दिन पे दिन इनके बोट का हालत बिगड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था अब उनका बोट भी टूटकर डूब जाएगा। बट तभी 8वें दिन उनके हलक में जान आती है जब उनको कोसों दूर एक आइलैंड की झलक दिखती है। वो तुरंत बोट से एक छोटा सा प्लैंक लेते हैं और उस आइलैंड की तरफ सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो आइलैंड इनके पहुंच से अभी भी इतना दूर था कि इनको वहां तक पहुंचने में 36 घंटे लग गए। बट फाइनली 36 घंटे बाद उस आइलैंड के पास पहुंचे और उसके जमीन पे कदम रखे। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच गए हैं जहां पे कोई भी नहीं रहता था। एंड वो आइलैंड था अट्टा, जो टोंगा से करीब 200 माइल दूर था। इनकी सर्वाइवल की तो अभी शुरुआत ही हुई थी, इनको और भी एक्सट्रीम चैलेंजेस फेस करना बाकी था। वहां पहुंचने के बाद ये बॉयज प्लान बनाते हैं कि हम इसी आइलैंड पे रहते हैं जब तक हमें कोई रेस्क्यू नहीं कर लेता। बट उस आइलैंड पे चढ़ना भी इनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था, बिकॉज वो आइलैंड पानी से हजारों फीट ऊंचाई पे था, मानो समंदर के बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हो। मतलब उसके ऊपर जाने के लिए उस पे चढ़ना पड़ता। बट उस समय इनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे उतने ऊंचाई पे चढ़ सके। बट तभी उन्हें कुछ सी बर्ड्स दिखती है जिन्हें पकड़कर वे खाने लगे। एंड जब थोड़ी ताकत आई तो जैसे तैसे किसी भी तरह उस आइलैंड पे चढ़े। बट आइलैंड पे चढ़ने के बाद उन्हें और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इधर इनके स्कूल वालों ने इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि आपके बच्चों ने ये किया है, जिससे इनके घर वालों ने इनको मरा हुआ समझकर इनका फ्यूनरल भी कर दिए थे। इधर बॉयज को उस आइलैंड पे चढ़ने के बाद एक बात का एहसास होता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो जीने के लिए लड़ना ही होगा, और इसलिए वे काम पे लग जाते हैं। शुरू में वे पत्थर का एक चाकू बनाते
बनाते हैं और उसी से कोकोनट सी बर्ड्स काट कर खाते हैं। उनकी लाइटर समंदर में गिर चुकी थी, इसलिए वे लोग लकड़ी को रगड़कर आग जलाने की भी कोशिश करते हैं, बट नहीं जला तो मांस कच्चा ही खाना पड़ा। बर्ड्स का अंडा भी वो एक ही बार में वैसे ही कच्चा ही पी जाते थे। पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था, तो वे लोग बर्ड्स के खून और कभी बारिश हुई तो बारिश का पानी इकट्ठा करके पीते थे। वे धीरे धीरे अपने सर्वाइवल के लिए और भी पत्थरों से टूल बनाने लगे और अपनी जिंदगी बिताने लगे। बट नोटिस करने वाली बात ये थी कि वे अभी भी सब कुछ कच्चा ही खाते थे, बिकॉज कंटिन्यूअस प्रयास करने के बाद भी वे अभी तक आग जलाने में सफल नहीं हुए थे। उनको ऐसे ही बर्ड्स और फिश का कच्चा मांस और अंडे वगैरह खाते 3 महीने बीत चुके थे। तभी जब एक दिन वे आइलैंड के दूसरे पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी उन्होंने आइलैंड के उस पार्ट पे कुछ अजीब देखा। उन्हें वहाँ कुछ पुराना चाकू मिला, बहुत सारे टैरो वेजिटेबल्स मिले और केला के पेड़ भी मिले। मतलब वहाँ पे उनको बहुत सारा खाना मिला और ये सारी ऐसी चीजें थी जो कोई इंसान ही यहाँ छोड़ गया होगा। तो आखिर ये सब किसने छोड़ा था? तो शायद बॉयज को ये बात पता नहीं होगी, बट 18th सेंचुरी में उस आइलैंड पे कुछ ट्राइब्स रहती थी, जिनमें से मैक्सिमम को किडनैप करके स्लेव बनाकर टोंगा भेज दिया गया और जो बाकी बचे लोग थे उन्हें वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया ताकि इन्हें भी कोई और ना किडनैप कर ले। और तब से ये आइलैंड आज भी खाली है। तो असल में ये सारी चीजें उन्हीं लोगों ने छोड़ी थी जो बॉयज को मिला था। खैर इस टाइम तक भी ये जो चीज भी खाते थे कच्चा ही खाते थे, बट डेली ये लकड़ी को आपस में रगड़ कर आग जलाने की कोशिश करते रहते थे। और फाइनली वो दिन भी आता है जब ये आग जलाने में सफल हो जाते हैं। हालांकि उनको ये दिन देखने में 3 महीने बीत चुके थे। यस, 3 महीने के कंटिन्यूअस प्रयास के बाद वे आग जलाने में सफल हो पाए थे। खैर 3 महीनों के बाद उन्होंने चिकन और फिश को आग में पकाकर खाया, जो उनके लिए एक डिलीशियस डिश से कम नहीं थी। खैर आग तो जला लिए थे, अब उनका नेक्स्ट प्लान था इस आग को जलाए रखना, बिकॉज अगर ये आग गलती से बुझ गया तो शायद फिर से उनको आग जलाने में महीनों लग जाएंगे। और इसलिए वे क्या करते हैं कि कोकोनट ट्री के पत्तों को बुनकर एक छोटा सा हट बनाते हैं और उसी में उस आग को जलाए रखते हैं। इतना ही नहीं, ये धीरे धीरे उस आइलैंड को अपना घर बनाने में लग जाते हैं। उन्होंने अपने रहने के लिए हट्स बनाई, खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट बनाए, चिकन के फेदर्स को यूज करके शटल कॉक बनाए, मुर्गियों को पालने के लिए शेल्टर बनाए, इवन वहाँ के रिसोर्सेज को यूज करके जिम भी बनाए, इवन उन्होंने बोट के तार को यूज करके एक गिटार भी बनाए और शाम को सभी साथ में बैठकर गिटार बजाते हुए प्रेयर भी करते थे। एंड चूंकि समंदर का पानी खरा होता है तो उनको पानी की भी दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने रेन वाटर स्टोरेज बनाया और बाद में वे ट्रेडिशनल टेक्निक से पेड़ में छेद करके उससे वाटर हार्वेस्ट करना शुरू कर दिए। उनको पता था कि अगर हमें जिंदा रहना है तो इस आइलैंड से लड़ना ही होगा, नहीं तो ये आइलैंड हमें खा जाएगी। और इसलिए वे 2-2 ग्रुप में बट जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और कम टाइम बर्बाद हो। हालांकि उनमें भी नोक-झोंक होती थी और जब भी उनमें फाइट होती थी तो वे बीच के किनारे जाते थे और अनंत समंदर को देखकर समझ जाते थे कि अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना है तो साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। और इसलिए वे लोग वापस आकर आपस में शांति से बात करके अपना मैटर सॉल्व कर लेते थे। उनका वहाँ पे सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि अचानक एक दिन उन पे एक भारी आफत आ जाती है। एक्चुअली उनमें से एक लड़का जिसका नाम स्टीफन था, वो जब एक क्लिफ पे शिकार कर रहा होता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है। और सीन और बुरा तब हो जाता है जब उसका पैर टूट जाता है। ये जानते ही बाकी 5 बॉयज नीचे जाते हैं और चूंकि उनके पास उसके ब्रोकन बोन को सपोर्ट देने के लिए कोई स्प्लिंट नहीं था, इसलिए वे लकड़ी को पैर में सटाकर पत्तों से बांधकर स्प्लिंट बनाते हैं और किसी भी तरह करके उसे वापस ऊपर लाते हैं। एंड ऑफ कोर्स उनके पास कोई मेडिसिन नहीं थी, इसलिए उसको ट्रीट करने के लिए ट्रेडिशनल टोंगन मेडिसिन बनाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। बॉयज उसको रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं और उसका केयरफुली ध्यान रखते हैं। एंड करीब 3 महीने बाद लिटरली स्टीफन का ब्रोकन लेग ठीक हो जाता है। खैर घर जाने की तमन्ना तो उनके दिल में हमेशा रहती थी, बट जाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वे लोग एक राफ्ट बनाने को सोचते हैं। उसके लिए वे लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े पेड़ को काटते हैं और आग के सहायता से उसके लिम्स को काट देते हैं और फिर उसी से जैसे तैसे एक राफ्ट बनाते हैं। बट जब वे उसे समंदर में ले जाकर चलाने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि वे उस राफ्ट से कभी घर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज वे जब भी राफ्ट को आगे ले जाने की कोशिश करते समंदर की लहरें वापस राफ्ट को बीच के किनारे धकेलाते। इसके बाद वे बिल्कुल भी अपना होप खो चुके थे और उनको लगने लगा था कि शायद अब वो कभी भी घर नहीं जा पाएंगे। बट तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उनके खोई उम्मीद को वापस जगा देता है। असल में उनको दूर समंदर में एक बोट दिखती है जिसपे एक इंसान दिखता है। वे सभी बच्चे बीच के किनारे आते हैं और उसे हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं। असल में जिसको उन लड़कों ने देखा था उसका नाम था पीटर वार्नर, जो कि गलती से इस आइलैंड के करीब आया था। एक्चुअली बात ये थी कि ये बंदा
बंदा तब के समय के ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन आर्थर वार्नर का बेटा था, जिसके पापा का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस था रेडियो बनाने का। बट इसको अपने पापा के बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ये एडवेंचर पे निकल पड़ा समंदर में घूमने के लिए, फिशिंग करने के लिए। वो समंदर के रास्ते बहुत सारे शहर गया, लाइक हांगकांग से स्टॉकहोम तक और शंघाई से सेंट पीटर्सबर्ग तक। एंड फाइनली अपना एडवेंचर कंप्लीट करने के बाद वो अपने घर आने का प्लान करता है। बट उससे पहले थोड़ा सा और फ्रीडम के लिए टोंगा की तरफ फिशिंग करने के लिए निकल जाता है। बट जब वो टोंगा की तरफ बढ़ रहा था तब उसको रास्ते में वही अट्टा आइलैंड दिखा जिसपे 6 बच्चे फंसे थे। पीटर को पता था कि ये आइलैंड अनइनहेबिटेड है, इसलिए वो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। बट तभी उसने जब अपने दूरबीन से देखा तो उस आइलैंड पे कुछ अजीब नोटिस किया। उसने देखा कि कई जगह आग लगी है, जो कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उस आइलैंड पे इतनी नमी थी कि उस पे फॉरेस्ट फायर लग ही नहीं सकता था। इसके बारे में वार्नर सोच ही रहा होता है कि तभी उस आइलैंड के झाड़ियों से एक बॉय निकलता है जो बिल्कुल जंगली दिख रहा था और तैरकर इसके बोट के पास आता है और बताता है कि हम 6 लड़के यहाँ 15 महीने से फंसे हैं। जी हाँ, 15 महीने बीत चुके थे उन लड़कों को उस आइलैंड पे फंसे हुए। और तब जाकर पीटर उनको एक्सीडेंटली ही सही पर रेस्क्यू कर लेता है। एंड जब रेस्क्यू करने के बाद पीटर उनको वापस टोंगा लाता है तो कुछ अच्छा होने के बजाय उनके साथ और बुरा हो जाता है। असल में पुलिस आती है और इनको अरेस्ट कर लेती है, बिकॉज उस फिशरमैन ने कंप्लेन कर दी थी जिसकी इन्होंने बोट चुरा कर भागी थी। पीटर को इनकी स्टोरी एक प्रॉपर हॉलीवुड मटेरियल लगती है, इसलिए पीटर इनकी कहानी से पैसे कमाने को सोचता है। पीटर उस फिशरमैन को उसके बोट का पैसा दे देता है और इन्हें पुलिस के पास से छुड़ा लाता है। बदले में इनके स्टोरी के राइट्स को ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े टीवी चैनल को बेच देता है। एंड ये है उन सभी लड़कों का एक्चुअल फोटो। इनकी ये कहानी 1954 में लिखी गई एक नोवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से काफी मैच करता है। हालांकि इस नोवेल में लिखा गया है कि एक मिलिट्री स्कूल के बच्चों का प्लेन एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पे क्रैश कर जाता है, जिसके बाद बच्चे साथ में मिलकर काम करने के बजाय काफी एग्रेसिव हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं, खून खराबा करने लगते हैं। बट असल जिंदगी में इन 6 लड़कों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एक दूसरे से लड़ने के बजाय साथ में मिलकर काम किए। खैर, इनकी कहानी ने ये बता दिया कि अगर जिंदगी में कुछ भी करने की ठान लिया जाए तो वो किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल है। हाँ, टाइम लग सकता है बट पॉसिबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।